हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नीट्यूड सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट। इंटरनल सिक्योरिटी की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे टेररिज्म, रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन टेररिज्म। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे टेररिज्म की डेफिनेशन। टेररिज्म क्या है? तो टेररिज्म एक प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड और एक सिस्टमेटिक यूज है वायलेंस का, और वो एज अ मीन इसको यूज करते हैं ताकि वो अपना पॉलिटिकल, रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल पर्पस को फुलफिल कर पाए। ओके, एफबीआई के अकॉर्डिंग टेररिज्म क्या होता है? तो टेररिज्म एक अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स है या वायलेंस है। ठीक है, अनलॉफुल तरीके से फोर्स का यूज करना, एक वायलेंट तरीके से फोर्स का यूज करना अगेंस्ट किसी भी पर्सन्स के, प्रॉपर्टी के, ताकि वो गवर्नमेंट को सिविलियन पॉपुलेशंस के अंदर या किसी भी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को फर्दर अपने पॉलिटिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव के हेतु को पूरा करने के लिए, डराने धमकाने के लिए, या तो एक डर का माहौल पैदा करने के लिए जो चीज़ की जाती है उसको बोलते हैं टेररिज्म। या इन शॉर्ट आप बोल दो, एफबीआई क्या बोलता है, टेररिज्म एक अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स है। ठीक है, ताकि अपना वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सके और वो किसी भी पर्सन, प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट, सिविल पॉपुलेशन अगेंस्ट में वो वायलेंस कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टेररिज्म देख लेते हैं। दो पार्ट है इसके। फर्स्ट है टेररिज्म बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स, दूसरा है टेररिज्म बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। फर्स्ट, टेररिज्म बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स। तो ये क्या होता है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट की, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडल्ज हो टेररिज्म एक्टिविटी की, चाहे वो अपने खुद के लोगों के अगेंस्ट में या तो दूसरे देश के लोगों के अगेंस्ट में, इसको एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी बोला जाता है। अब जो जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म है वो डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है किसका? पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का। इंडियन मुजाहिदीन, सिमी, ये इनडायरेक्टली सपोर्टेड है आईएसआई से पाकिस्तान की, या तो पाकिस्तान के सरकार के साथ। ओके, सेकंड है टेररिज्म बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। अगर टेररिज्म किसी इंडिविजुअल या ग्रुप के द्वारा है और वो किसी भी गवर्नमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, उसको हम बोलेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स वाला टेररिज्म। एग्जाम्पल, नक्सलाइट्स, एलटीटीई जो साउथ तमिल्स का था, नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिस्ट, तो ये सब एग्जाम्पल है। कौन से ग्रुप्स थे? लश्कर ए ताइबान, इंडियन मुजाहिदीन। ठीक है, तो इसको क्लेम तो किया जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स, वो क्लेम करते हैं हम लोग नॉन स्टेट एक्टर्स है, लेकिन दे डू हैव डी फैक्टो सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। उनके पास सपोर्ट है पाकिस्तान का, भले वो बोले कि ये लोग नॉन स्टेट एक्टर्स है। आगे बढ़ते हैं। मोडस ऑपरेंडी क्या है या मोटो क्या है आईएसआई का, जो नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर काम करता है? यानी कि कार्य प्रणाली और सिद्धांत क्या है आईएसआई का पाकिस्तानी? फर्स्ट है टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, या इंडिया को हजारों जख्मों से मारना है। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करना है फेक करेंसी के थ्रू या तो कोई और मेजर मींस के थ्रू। तीसरा, आर्म्स और एक्सप्लोजन सप्लाई करना है। सारे ही जितने भी प्रकार के मिलिटेंट्स इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि नक्सलिज्म से शुरुआत कर ले या तो कोई भी इस प्रकार का हो जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो उनको आर्म्स और एक्सप्लोजन सप्लाई करना ताकि एक बड़े लेवल पर वायलेंस इरप्ट हो और इंडिया का पीस, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो। चौथा, एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उनका एडवांटेज लेकर उनको फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक या मिलिट्री सपोर्ट देना उस ग्रुप को, ताकि वो बड़ा धमाका कर सके। फिफ्थ, टू स्प्रेड एंड सपोर्ट इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एक्टिविटी, जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एक्टिविटी है उसको स्प्रेड करना और सपोर्ट देना। और कम्युनल हेट्रेड को स्प्रेड करना, यानी कि कम्युनिटी के बीच में नफरत पैदा करना और कम्युनल वायलेंस भी करना इंडिया के अंदर। इस प्रकार से ये क्या करना चाहते हैं, उनका एम क्या है? भारत को डिवाइड करना और वीक करना। कम्युनिटी के बीच में देखो, हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई करवाना, वायलेंस करवाना, नफरत पैदा करवाना। तो कई सारे इवेंट्स का ये फ़ायदा उठाकर मुसलमानों के अंदर ये क्रोध पैदा करते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। आगे देखते हैं।
कैटेगरी देख लेते हैं टेररिज्म की, कि इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया का पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए। तो टेररिज्म इंडिया में किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है आपका हिंटरलैंड टेररिज्म। तो जो कंट्री के बॉर्डर के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं हिंटरलैंड टेररिज्म, जैसे कि मुंबई अटैक, पार्लियामेंट अटैक, जगह जगह शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट, तो ये सब क्या है, हिंटरलैंड टेररिज्म। सेकंड है हमारा जम्मू कश्मीर का मिलिटेंसी। जम्मू कश्मीर में देखो सीज फायर लाइन का उल्लंघन होता रहता है, पुलिस फोर्स के ऊपर पथराव होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान के सपोर्ट से और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से वहाँ के मुसलमानों को भी अपने ओर खींचने का ट्राई करते हैं और उनको स्टोन पैटलर के तौर पर काम करवाते हैं, पत्थर मारते हैं, ताकि हमारी फोर्स अपने आदमियों को ना मारे और उनका काम भी हो जाए। तीसरा है नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी। तो हमने वहाँ पे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर भी अलग अलग कंट्री या स्टेट के डिमांड में वहाँ के कुछ ट्राइबल ग्रुप्स सरकार के अगेंस्ट में एक्टिविटी करती हुई। तो ये पूरा हम डिटेल में देखेंगे। और चौथा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि नक्सलिज्म, जो सेंट्रल इंडिया के पार्ट में है, सेंट्रल ईस्ट इंडिया के पार्ट में, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड वगैरह में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे सीरीज़ के अंदर, यानी कि आज की वीडियो के अंदर हिंटरलैंड टेररिज्म, जम्मू कश्मीर का मिलिटेंसी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी का भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का भी एक अलग से डिटेल हम लोग सिंपल तरीके से और डिटेल में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। हिंटरलैंड टेररिज्म क्या है और उसका राइज कैसे हुआ वो हम देखते हैं। तो हिंटरलैंड टेररिज्म एक ऐसा टेररिज्म है जो कंट्री के हिंटरलैंड में स्प्रेड है ऑल अक्रॉस। अब रीज़न क्या है, किस तरह से ये राइज हुआ। सबसे पहला रीज़न है, जो सबसे दो बड़े युद्ध हुए थे, कंट्रोवर्शियल और ह्यूमिलेटिंग वॉर पाकिस्तान और इंडिया के, उसमें दोनों ही बार पाकिस्तान हारा है। तो वो उनका एक बदला लेने का एक हो गया है कि भाई हम हार कैसे गए। तो इनको क्या लगा कि भाई बड़े युद्ध में तो हम जीत नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, टेररिस्ट को सपोर्ट करके इंडिया को खोखला करेंगे। सेकंड है 1971 जो लिबरेशन वॉर हुआ था, उसके बाद से आईएसआई ने ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स की पॉलिसी अपनाई कि इंडिया को 1000 जख्मों देकर खून बहलाकर मारेंगे। तीसरा, आईएसआई ने प्रॉक्सी वॉर को अपनाया, जिसको लो इंटेंसिटी वॉरफेयर भी बोला जाता है। प्रॉक्सी वॉर यानी कि बार बार इस तरह के टेररिस्ट हमले करवाना, मिलिटेंसी को अंदर डालना, घुसपैठियों को अंदर डालना, पुलिस, आर्मी, गवर्नमेंट स्टाफ्स के ऊपर हमला करवाना, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर। फर्स्ट मैनिफेस्टेशन आज के प्रॉक्सी वॉर का कब किया था पाकिस्तान ने या तो आईएसआई ने, जब खालिस्तान मूवमेंट हुआ था तब। खालिस्तान मूवमेंट अगर आपको मैं शॉर्ट में बता दूं तो सिखों की मांग थी कि उनका एक अलग से देश या स्टेट बनाया जाए, खालिस्तान। उनका अलग से देश की ही मांग थी कि हमको एक हमारा खालिस्तान देश बनाना है, और उसके लिए ये लोग धरना कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाया पाकिस्तान की आईएसआई ने और उनको बहलाया और हथियार प्रोवाइड किए, और उन्होंने अपना बेस बनाया गोल्डन टेम्पल को। और उस गोल्डन टेम्पल में से इन आतंकवादियों को निकालने के लिए बाद में हमको मिलिट्री का भी यूज़ करना पड़ा था, जिसको हम लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार बोलते हैं, आपको पता होगा। अगर आपको इन डिटेल जानना है खालिस्तान मूवमेंट क्या है तो मुझे बताइए कमेंट में, हम लोग एक पूरा डिटेल और सिंप्लीफाइड तरीके से खालिस्तान मूवमेंट को भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पंजाब। ये पंजाब में जो खालिस्तान मूवमेंट हुआ था उसके बाद आईएसआई ने सेपरेटिस्ट और मिलिटेंट इंसर्जेंसीज को शुरू कर दिया कश्मीर के अंदर लेट 80s से, जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, एलओसी को क्रॉस करते हुए कई सारे आतंकवादी वहाँ पर आते हैं और हमले करते हैं अलग अलग रिहायशी इलाकों में। नेक्स्ट है, आईएसआई ने अयोध्या इंसिडेंट्स को भी यूज़ किया था 1992 में। अयोध्या कांड जो हुआ था उसमें हिंदू मुस्लिम यानी कि मस्जिद और मंदिर को लेकर जो भी विवाद था उसका फ़ायदा उठाया, और आईएसआई ने क्या किया, मुस्लिम यूथ को रेडिकलाइज किया और टेररिस्ट एक्टिविटी इस तरह से शुरू कर दी। दंगे होने लगे, ब्लास्ट होने लगे, और हिंदू मुसलमानों में झगड़े होने लगे, क्योंकि उन लोगों ने नफरत पैदा कर दी थी। जो चीज़ ऑलरेडी इंडिया में चल रही है उसको अपनी ओर से उनको बहलाते हैं, बात बताते हैं और ब्रेन वॉश करते हैं आईएसआई।
इंपॉर्टेंट टेररिस्ट अटैक कौन कौन से हुए थे इंडिया के अंदर वो देख लेते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मुंबई के अंदर 1993 में, 300 लोग मारे गए थे करीबन। फिर एयर इंडिया फ्लाइट AI 814 हाईजैक हुई थी 1999 में, हरकत उल मुजाहिदीन ने किया था तालिबान के सपोर्ट से। रेड फोर्ट पे अटैक हुआ था 2000 में। इंडियन पार्लियामेंट में हुआ था 2001 में। दिवाली के जस्ट पहले दिल्ली में अटैक हुए थे, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, 74 पीपल किल्ड। फिर मालेगांव ब्लास्ट हुए थे 2006 में, 37 लोग मारे गए थे। और ये ब्लास्ट राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा किया गया था, यानी कि हिंदू संगठन था, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने अपने हथियार डाल दिए थे, सस्पेंड कर लिया था। 115 लोग मारे गए थे। जयपुर, बेंगलोर, अहमदाबाद, दिल्ली, अलग अलग जगह पर ब्लास्ट हुए थे 2008 में। मुंबई में टेरर अटैक हुआ था 2008 में 26/11 को लश्कर ताइबान के द्वारा, 171 लोग मारे गए थे। पठानकोट में हमला हुआ था 2016 के अंदर, उरी में हुआ था, और कई सारे, यहाँ पर तो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड नाम दिए हुए, कई सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं इंडिया के अंदर टेररिस्ट के द्वारा, पाकिस्तानी सपोर्टेड। एक्टिव मिलिटेंट आउटफिट कौन कौन सा है? तो लश्कर ताइबान है, जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया है, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी है, इंडियन मुजाहिदीन, और कई सारे स्लीपर सेल्स भी है। तो ये सारे तो ग्रुप्स के नाम है। स्लीपर सेल्स क्या होता है? स्लीपर सेल्स इंडियन ही कोई होता है जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है इनमें से किसी के भी आतंकवादी संगठन के द्वारा, ताकि वो हमारे ही खिलाफ जंग लड़े। सपोज कोई भी XYZ पर्सन इंडिया में रह रहा है, तो उसको ये लोग क्या करेंगे, कई सारी बहकी से बातें बताकर या तो कुछ वीडियोस बताकर उनका ब्रेन वॉश कर लेंगे, और बाद में इनको बोल देंगे कि आप हमारी ओर से लड़ाई करिए ताकि आपके लोगों का अच्छा हो, आपके लोगों का अधिकार सही से काम करे, आपके लोगों के राइट्स मिले, और वो ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं। और उनको बोला जाता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम आपको बोलेंगे, तब तक आप हमको खुफिया इन्फॉर्मेशन देते रहे। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तब तक ये इनएक्टिव रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्लिप मोड में है, इसलिए इनको बोला जाता है स्लीपर सेल्स। आपने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा बॉलीवुड की, जिसमें स्लीपर सेल्स के बारे में बताया गया हो। और ये स्लीपर सेल्स जो डायरेक्ट आतंकवादी हमला होता है उनसे कई ज़्यादा खतरनाक है, बिकॉज हमको नहीं पता कौन सा आदमी ब्रेन वॉश्ड है और हमारे साथ घूम रहा है, वो स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा है किसी भी आतंकवादी के साथ में। अब इन लोगों को पैसा कहाँ से मिलता है? ये कोई बिजनेस तो करते नहीं है, तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है खाने पीने का, हथियार खरीदने का? तो ISI स्पॉन्सर जो टेररिज्म है उनके सोर्स ऑफ फंडिंग देख लेते हैं। फर्स्ट है इस्लामिक कंट्री से उनको डोनेशन मिलता है जिहाद के नाम पर। ड्रग ट्रैफिकिंग से भी ये कमाते हैं, ड्रग की तस्करी करके इंडिया के अंदर। आपने उड़ता पंजाब मूवी अगर देखी हो तो उसमें इलीगल ड्रग्स आते हैं और किस तरह से पंजाबी यूथ ड्रग्स से एडिक्ट हो चुके हैं। तो ड्रग ट्रैफिक करके उनको पैसा तो कमाना ही है, दूसरा क्या है कि इंडियन यूथ्स को ड्रग का आदी कर देना है, एडिक्ट कर देना है, ताकि वो अपना जो रेगुलर वर्क है, जो एक्टिव इकोनॉमिक वर्क है वो ना करे। इस तरह से क्या वो कंट्री को खोखला करना चाहती है यूथ को बर्बाद करके। फिर फेक करेंसी को इश्यू करना इंडिया के अंदर, तो जो डुप्लीकेट नोट्स आती है उससे भी ये लोग कमाते हैं, और दूसरे काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम से भी ये पैसा कमाते हैं, या तो इनको पैसा मिलता है। फिर फंडिंग फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म, ISI स्पॉन्सर के अलावा जो दूसरे फॉर्म ऑफ टेररिज्म है उनको कहाँ से फंडिंग मिलती है? तो जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसीज है या इंसर्जेंट्स हैं वो पैसा लेते हैं एक्सटॉर्शन करके, टैक्सेशन करके, या तो ड्रग ट्रैफिकिंग या वेपन स्मगलिंग करके। और जो माओइस्ट इंसर्जेंट है यानी कि जो नक्सलिज्म है वो लोकल फाइनेंसिंग रिसोर्स से उनको पैसा मिलता है। किस तरह से? बड़े प्रोजेक्ट्स में वो अपना शेयर ले लेते हैं। जो माइनिंग कंपनी या अदर MNC वहाँ पर काम करती है उनसे सिक्योरिटी मनी लेती है कि भाई आप सिक्योरिटी मनी दो,
यानी कि उनका अपने हिसाब का वो टैक्स दो, नहीं तो हम आपकी कंपनी को काम करने नहीं देंगे, आपके स्टाफ को मारेंगे, इस तरह से धमकाकर वो उनको सिक्योरिटी मनी वहां से लेता है। अब न्यू थ्रेट है आईएसआईएस का। लोकल पाकिस्तानी सपोर्टेड टेररिस्ट ग्रुप तो थे ही, अभी इंटरनेशनल लेवल पर आईएसआईएस भी उठकर उभर के आ रहा है। आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा आईएसआईएस का न्यूज़ के अंदर। तो इसका पूरा एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। आईएसआईएस का ओरिजिन हुआ था 1999 में, और उसके बाद कई सारे नामों से ये पास हुआ था जब से ये ओरिजिन हुआ था। पहला सिग्निफिकेंट नेम था इसका अल कायदा इन इराक, AQI। उसके बाद वो ISI बना, और फाइनली इसको ISIS के नाम से जाना जाता है 2013 से। ISIS क्यों? क्योंकि उसने अपना ऑपरेशन सीरिया तक एक्सपेंड कर लिया था। पहले इराक में था, इसलिए अल कायदा इन इराक, बाद में ISI नाम पड़ा, यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। अब सीरिया में उसका स्प्रेड हो गया, तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। लेकिन कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज उसको ISIL भी बोलते हैं, यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट। जून 2014 में ISIS ने खुद को वर्ल्ड वाइड कैलिफेट के तौर पर डिक्लेयर किया। अबू बकर अल बगदादी उसका कैलिफ बना। एज अ कैलिफेट वो क्या चाहते थे कि जो रिलीजियस, पॉलिटिकल या मिलिट्री अथॉरिटी है सारे मुस्लिम के वर्ल्ड की, वो बनी रहे। इनका एम क्या है? जो गोल्डन एज था इस्लाम का, वो रीएस्टेब्लिश्ड हो इस्लामिक कैलिफेट के थ्रू। ISIS का जो एम्बिशंस है वो इराक और सीरिया के आगे कई जगह पर एक्सटेंड हो गया है। इनका प्लान है कि वो मिडल ईस्ट कंट्री को कंट्रोल में कर दे, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर अपना कंट्रोल जमाए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी अपने पैर जमाए, और कुछ पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी। ISIS जो है वो ऑनलाइन रेडिकलिज्म एंड रिक्रूटमेंट की पॉलिसी को फॉलो करता है, यानी कि वो आपकी कंट्री में आके या तो आपकी कंट्री के लोगों को वहाँ पे बुला के कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं देता। ये लोग ऑनलाइन रेडिकलिज्म करते हैं, यानी कि फेसबुक, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उसमें अलग अलग नाम से इनके अकाउंट्स बने हुए हैं। ISIS के नाम से नहीं, अलग अलग नाम से है। और वो क्या करते हैं? रैंडम स्टफ्स डालते रहते हैं, और ये लोग चेक करते हैं ये ऑनलाइन रेडिकलिज्म किस तरह से होता है। मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अलग अलग स्टफ, वीडियोस, फोटो डालते हैं और चेक करते हैं कि कौन कौन से लोग उसको लाइक और कमेंट कर रहे हैं या तो पसंद कर रहे हैं। तो जिस बंदे का उनके रेगुलर स्टफ्स के ऊपर लाइक या कमेंट आ रही है, उसको बाद में पर्सनल कांटेक्ट किया जाता है और उसको ज़्यादा रेडिकल स्टफ्स दिखाया जाता है और इसका ब्रेन वॉश किया जाता है, ताकि वो बाद में पूरा ब्रेन वॉश होकर ISI के आतंकवादी की तरीके से काम करे, उसी के देश में बैठा बैठा। तो देख लीजिए आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा आपका पड़ोसी या तो कौन सा आदमी ISIS रिक्रूटेड हो चुका होता है। और उनको बहलाते फुसलाते भी है, या तो एक लालच भी देते हैं कि हम आपको इतना पेमेंट देंगे, आपके फैमिली को ये हो, इतना फ़ायदा होगा, आपके मरने के बाद इतना हम लोग आपकी फैमिली के सपोर्ट करेंगे, ये वो करके। जनवरी 2016 के अंदर 14 यूथ्स को हमने अरेस्ट किया था, NIA ने अरेस्ट किया था, जो ISIS से रेडिकलाइज्ड हो चुके थे। 6 मेजर सिटीज़ से इंडिया में से अरेस्ट किया गया था। तो ये तो एक एग्जांपल है, कई सारे यूथ बाद में उसके बाद हमने अरेस्ट किए NIA या तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के सपोर्ट से। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या तो मैं यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप कुछ भी लाइक करो, कमेंट करो, तो सोच समझ कर देखना कि ये पेज कहाँ का है, जेन्यून है नहीं है, और हो सके तब तक लाइक मत करना, उसको बस स्वाइप अप करके अपना जब देख कर ख़त्म कर दो मामला। हर किसी पोस्ट को लाइक या कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो जेन्यून सोर्स नहीं है तो। जेन्यून सोर्स है तो बट ऑब्वियस आपको जिस तरह से आपको पसंद करना है वो कर सकते हैं। अदर रीज़न क्या है फास्ट स्प्रेड ऑफ टेररिज्म का, किस तरह से टेररिज्म इतना फास्ट तरीके से स्प्रेड हो रहा है? तो पहला है मोर टेक्नोलॉजी एट डिस्पोजल। अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस तरह से उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा या तो यूज़ टेररिज्म कर रहा है अपने आप को स्प्रेड करने के लिए। सोफिस्टिकेटेड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, प्रिंट मीडिया आ गया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब टेररिज्म को या टेररिस्ट को हेल्प कर रही है अपनी आइडियोलॉजी या कैंपेन को क्विकली प्रमोट करने के लिए। अभी हमने एग्जांपल देखा था इंटरनेट और सोशल मीडिया के सहारे से किस तरह से ये अपनी आइडियोलॉजी फैला रहे हैं और रिक्रूटमेंट कर रहे हैं।
तीसरा, इंटॉलरेंस इन सोसाइटी ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब इंटॉलरेंस बढ़ रहा है सोसाइटी में। पहले की सोसाइटी टॉलरेंट्स थी, वो सहन कर लेती थी छोटे मोटे गाँव को, लेकिन अभी जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से देश आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, या तो दुनिया आगे दौड़ रही है, उस रेस के अंदर जो अगर पीछे छूट जाता है तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये इस इनटॉलरेंस का फायदा उठाते हैं और लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर देते हैं। इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो मूवमेंट है लोगों का, गुड्स का, सर्विसेज का, ये इजी हो जाता है बिटवीन वन कंट्री टू अनदर। तो इसका ये लोग फायदा उठा लेते हैं। अलग डुप्लीकेट पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह इश्यू कर कर घुस जाते हैं, या तो जो उनका आर्म्स और एक्सप्लोजन जो भी करना है उनको तस्करी, वो कर लेते हैं। फिफ्थ, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट ऑफ टेररिस्ट ग्रुप। इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाता है, कई सारे सपोर्ट मिल जाते हैं अलग अलग इस्लामिक कंट्री से, और टेररिस्ट ग्रुप का भी सपोर्ट मिल जाता है। सिक्स्थ, लिंक बिटवीन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम टू अर्न इजी मनी। अब टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम लिंक हो चुके हैं, तो उससे क्या हो रहा है, ये इन दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट मिल जा रहा है। किस तरह से मिलता है? ऑर्गेनाइज क्राइम वाले टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देते हैं। क्यों पैसा देते हैं? ताकि ऑर्गेनाइज क्राइम का जो इलीगल माल सामान है, ड्रग्स हुआ, या तो इस कोई भी प्रकार का जिसको इन लोगों को इलीगल ट्रैफिकिंग करना है या स्मगलिंग करना है, तो ये सारा सामान ये लोग टेररिस्ट को दे देते हैं। क्योंकि टेररिस्ट जो है वो इंटर कंट्री मूवमेंट करते रहते हैं अपना बेस या अपना जो एम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए वो खुद से करने के लिए उनको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, भाई किस तरह से रास्ता खोजना, किस तरह से हम प्रोवाइड करेंगे, पहुंचाएंगे, और आर्मी वगैरह का सिक्योरिटी टाइट रहता है, तो इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं होता। टेररिस्ट का क्या होता है, अलग अलग इनके बेस कैंप्स वगैरह, लॉन्च पैड वगैरह बने हुए होते हैं, तो टेररिस्ट को वो अपना माल सामान दे देते हैं और वो बॉर्डर में क्रॉस करके जहाँ पे भी पहुँचाना है पहुँचा देते हैं। और टेररिज्म को उसके लिए ऑर्गेनाइज क्राइम से पैसा मिलता है। और दूसरा, टेररिज्म को हथियार भी मिल जाता है ऑर्गेनाइज क्राइम वाले को, तो इनका माल सामान टेररिस्ट पहुंचा लेता है, और टेररिज्म की मदद से ये अगेन पैसा कमा भी लेते हैं उस ड्रग्स को सप्लाई करके। तो ये इस तरीके से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देख लेते हैं किस तरह से हम टेररिज्म को टैकल करेंगे। अब जो इंटरनल सिक्योरिटी है, मैंने पहले भी बोला कि इंटरनल सिक्योरिटी के पूरी सीरीज के अंदर स्पेशली जब टेररिज्म की बात आती है, किसी भी तरह की, हमने 4 कैटेगरी देखी है, हिंटरलैंड, मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो किसी भी प्रकार को के टेररिज्म को टैकल करने के लिए या उसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए हम लोगों ने एक बेसलाइन बनाई है 2008 की, मुंबई टेरर अटैक की, कि मुंबई टेरर अटैक के पहले और उसके बाद हमने क्या क्या बदलाव किए हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा हमला था जिसको हम लोग अभी भी याद करते हैं। तो 2008 के पहले टेररिज्म वॉज फॉट मेनली बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो। टेररिज्म की लड़ाई कौन करता था? सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो विद द हेल्प ऑफ स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। स्टेट पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की मदद से इंटेलिजेंस ब्यूरो टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करता था। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पर काम करता है और कई सारे स्टेट पुलिस के एफर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है। ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशंस पार्ट्स वर लुक्ड आफ्टर बाय द स्टेट पुलिस। जो ऑपरेशन है, इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, वो स्टेट पुलिस की मदद से ये लोग करते थे। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद एक स्पेशल कमांडो फोर्स बनाई गई जिसको हम बोलते हैं एनएसजी, ताकि टेररिस्ट थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जा सके स्पेसिफिक सिचुएशन के आधार पर। तो आपने देखा होगा जहाँ पे भी टेररिस्ट का हमला होता है, चाहे वो अक्षरधाम हो, मुंबई टेरर अटैक हो, एनएसजी की टीम को वहाँ पर भेजा गया है, क्योंकि वो स्पेशली टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई करने के लिए ही उनको बनाया गया है। जो एनएसजी कमांडो है वो ट्रेंड किए हुए हैं हाई रिस्क टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि काउंटर हाईजैकिंग हुआ, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हुए, इस तरीके से। न्यू चेंजेस क्या हुए 26/11 के बाद, 2008 मुंबई अटैक के बाद? ऑल्दो मुंबई पुलिस फोर्स और एनएसजी इस ऑपरेशन में शामिल थे जब अटैक हुआ था,
और इनिशियल रिस्पांस के तौर पर उन लोगों ने काम किया। और इस ऑपरेटिंग प्रोसीजर ने कुछ सीरियस फ्लॉस को लाइट में लेकर आया कि क्या क्या फॉल्ट रह चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर। इन कोऑर्डिनेटिंग अमंग द फर्स्ट रिस्पॉन्सर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है? पुलिस है, तो उनके कोऑर्डिनेशन में किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। इक्विपमेंट या वेपनरीज वो लोग जो या तो फोर्स यूज कर रही है वो किस तरह से है, कितना पुराना है, जो काम नहीं कर रहा आज के ज़माने के टेररिस्ट को लेकर। जो ट्रेनिंग है अगेंस्ट टेररिस्ट की वो उनकी लूज है, इतनी अच्छी नहीं है, तो वो भी इनको पता चला कि पुलिस वालों की भी ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो वही है। एंड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दी अवेलेबल इंटेलिजेंस, और एक्शन लेना, जो अवेलेबल इंटेलिजेंस है उसकी मदद लेकर एक्शन लेना, या तो इंटेलिजेंस एजेंसी को भी और मजबूत करना। सो आफ्टर 26/11 मुंबई अटैक्स के बाद कई सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कई सारे इंस्टीट्यूशन को फॉर्मेशन करने के लिए, जैसे कि NIA बना, नेटग्रिड बना, मैक बना, NCTC बना, ठीक है। कई सारे लीगल स्टेप्स भी लिए गए इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा, तो ये हम लोग डिटेल में देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में। फर्स्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, ये फेडरल एजेंसी है, इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की थी टेररिस्ट को कॉम्बैट करने के लिए इंडिया में। तो NIA का कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है जो एम्पावर करता है स्टेट को ताकि वो टेरर अटैक्स कहीं पे भी हुआ, किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में हुआ, उसको प्रोब करे, ऑफेंसेस कवर करे सारे ही, इंक्लूडिंग जो कंट्री की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन करे, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन करे, हाईजैकिंग, शिप्स या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर जो अटैक हुआ है, इन सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये एजेंसी बनाई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसी एजेंसी ने वो रेडिकल यूथ को अरेस्ट किया था जो ISIS से प्रभावित होकर रिक्रूट हो चुके थे। तो कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि स्टेट और सेंटर दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन सेंटर का यहाँ पर बड़ा रोल होगा। इन सब के अलावा NIA किसके साथ डील करता है? टू काउंटरफेट करेंसी, फेक करेंसी को काउंटरफेट करने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग्स को रोकने के लिए, नारकोटिक्स या ड्रग्स को रोकने के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम को पकड़ने के लिए और रोकने के लिए, प्लेन हाईजैकिंग, वायलेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट। तो इन सब के ये एक्ट के खिलाफ कोई भी अगर इलीगल एक्टिविटी होती है तो NIA उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। तो NIA का एम क्या है? थॉरोली प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पर काम करना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करते हुए बेस्ट तरीके से, और उसके अलावा एक स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंसी को सेट करना, उनका एम ये भी है। काउंटर टेररिज्म के अंदर और अदर नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी नेशनल लेवल पर हो, बाय डेवलपिंग किस तरह से वो करेंगे? हाईली ट्रेंड और पार्टनरशिप ओरिएंटेड वर्कफोर्स की मदद से। अब बारी है नेट ग्रिड की। नेट ग्रिड यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। सो नेट ग्रिड एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड है जो सारे डेटाबेस को लिंक करता है, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्रीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उसके डेटा को कलेक्ट करता है ताकि एक कलेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न बन सके, इंटेलिजेंस एजेंसीज को मदद मिल सके। यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्रीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उससे हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए, हमारे डेटा कहीं ना कहीं है, अवेलेबल है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपना पूरा डेटा नेट ग्रिड के अंदर डाल देते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर इंटेलिजेंस एजेंसी उसका यूज़ कर सके। से फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन के नाम पर अगेंस्ट में इनको केस मिला है, तो वो एक्स पर्सन कौन है, इसका इकोनॉमिक फाइनेंशियल हिस्ट्री क्या है, ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, तो ये सारा हमारे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज को पता है। क्योंकि अगर सपोज ट्रैवल किया है, अगर नेशनल इंटरनेशनल, तो कई टिकट बुक की होगी, से फॉर एग्जांपल एरोप्लेन से टिकट बुक किया होगा, तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के पास उनकी डिटेल होगी, तो वहाँ से वो लोग निकाल देगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से जाने से जो टाइम वेस्ट होता है, उसकी जगह पर नेट ग्रिड से वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है कोई भी इन्फॉर्मेशन। सपोज इनकम टैक्स पे करता है नहीं करता है, इसके अकाउंट में कहाँ से पैसे आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पता होता है, RBI को पता होता है, इस तरीके से। तो ये काउंटर टेररिज्म मेजर्स के तौर पर हमने बनाया, जो कलेक्ट एंड कोलेक्ट करता है
होस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट डेटाबेस से, जैसे कि टैक्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, वीज़ा, इमिग्रेशन रिकॉर्ड, इटिनरीज ऑफ रेल्स एंड एयर ट्रैवल्स, तो ये सारी डिटेल्स ये लोग ले पाएंगे किसी भी पर्सन का नेट ग्रिड से। ये कंबाइन करता है डेटा को अलग अलग जगह से, ताकि हमारी जो इंडिया की 11 सेंट्रल एजेंसी है उसको यूज़ कर सके। कौन कौन सी एजेंसी? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम रॉ बोलते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई, एफआईयू यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी जो आपका डायरेक्ट टैक्स चार्ज करता है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स सीबीईसी जो इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर ये हमारा डिपार्टमेंट है, एंड द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस। तो ये सारी एजेंसीज यूज कर सके नेट ग्रिड के डेटा को अपने इन्वेस्टिगेशन के पर्पस को लेकर, ताकि एक लिंक उनको मिल जाए कि किस तरह से उस पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंचना है, या तो उसके डिटेल की जानकारी ले पाए। फिर आता है मल्टी एजेंसी सेंटर मैक। तो मैक भी काउंटर टेररिज्म को लेकर यहाँ पर इसको बनाया गया है। इसका मैंडेट क्या है? टू शेयर टेररिस्ट रिलेटेड इंटेलिजेंस इनपुट ऑन अ डे टू डे बेसिस। टेररिस्ट रिलेटेड इंटेलिजेंस जो भी इनपुट है वो डे टू डे बेसिस पर यहाँ पर शेयर होता है। मैक दिल्ली में क्रिएट हुआ था और सब्सिडियरी मल्टी एजेंसी सेंटर भी है इसके अलग अलग स्टेट्स के अंदर, जहां अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर होंगे फॉर स्ट्रीमलाइनिंग इंटेलिजेंस एफर्ट। जो भी इंटेलिजेंस एफर्ट्स है सबके, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए द मल्टी एजेंसी सेंटर मैक जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर शेयर करता है इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशंस को, इंक्लूडिंग वेरियस एजेंसीज दैट इंक्लूड पुलिस, सीएपीएफ, डिफेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज एटसेट्रा। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, अपना इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशंस को अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ शेयर करती है। इसके अलावा और क्या शेयर होता है? यहाँ पर जो इंटेलिजेंस है वो एसमैक के साथ भी शेयर होता है, अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन अ कंटिन्यूस एंड रियल टाइम बेसिस, कंटिन्यूस एंड रियल टाइम बेसिस के ऊपर। रेसिप्रोकली दूसरे एजेंसी भी ऑब्लाइज्ड है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें मैक के साथ। द सेंटर ऑपरेट्स ऑन 24 आवर बेसिस, ये 24 घंटे ऑपरेट होता है। इट ऑल्सो एक्ट एज ए डेटाबेस, ये डेटाबेस के तौर पर भी एक्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल मेमोरी बैंक रिलेटेड टू काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस। काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस रिलेटेड ये डेटाबेस के तौर पर भी काम करता है। मैक के पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अकाउंटिंग करे और ऑडिटिंग करे इंटेलिजेंस रिलेटेड काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ को, और अपनी कैपेसिटी को एनहांस करे, और जितने भी स्टेक होल्डर्स है जो काउंटर टेररिज्म के एफर्ट में लगे हुए हैं उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जिसको जब ज़रूरत पड़े वो देना। और शॉर्ट स्पैन के अंदर ही मैक ने अपनी यूटिलिटी को प्रूव भी किया है। इन शॉर्ट में अगर बताऊँ तो मैक क्या है, मैक के अंदर अलग अलग जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो अपना रेगुलर बेसिस पर डेटा डालती रहती है कि आज हमने इतना फाइंड किया। क्यों? सपोज एक्स पर्सन को लेकर आईबी भी देख रहा है, ईडी भी देख रहा है, रॉ भी देख रहा है, सारे के सारे अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जैसे जैसे उनके पास केस आ रहे हैं। तो सपोज रॉ अगर कुछ सर्च कर रहा है और उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बजाय कि वो अलग से इन्वेस्टिगेशन करे, वो पहले मैक में देख लेगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ के बारे में वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, अगर वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ईबी या सीबीआई ने निकाल के रखी हो तो ये इससे क्या हो रहा है, इनका काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ न्यू एनएसजी हब्स। तो जो इनएडिक्वेट सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे पास जो है, ठीक है, उसका लिमिटेशन था। एनएसजी हब जो थे वो एक ही जगह पर था, सिर्फ मानेसर के अंदर। तो मानेसर से मुंबई पहुंचने में काफ़ी टाइम लग गया था इन लोगों को। तो मुंबई टेरर अटैक्स को देखने के बाद 4 अलग अलग जगह पर एनएसजी के हब बनाए गए, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद के अंदर, ताकि फास्टर और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से वो क्राइसिस सिचुएशन में रिएक्ट कर पाए।
फिर आता है कोस्टल सिक्योरिटी एंड स्कीम रिवैम्प्ड। तो जो इश्यू है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, या तो जो भी वहाँ पर कमियां हुई है, तो इन सबको लेकर मुंबई अटैक्स के बाद काफ़ी अटेंशन ये गेन कर चुका है, क्योंकि काफ़ी कमियां हमको दिखी कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर कहाँ, और जिसकी वजह से टेरर अटैक्स जैसा मुंबई जैसा हमला बड़ा हुआ। तो इसको और मजबूत करने के लिए कंट्री ने कई सारे मेजर्स लिए, रिव्यू लिया, अपग्रेड किया और स्ट्रेंथन किया कोस्टल सिक्योरिटी को कंट्री में। कई सारे डिसीजंस और इनिशिएटिव लिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसको हम देखते हैं। तो जो टास्क है ऑफ गार्डिंग द इंडियन कोस्ट लाइन, शोर लाइन से ही जो इंडियन कोस्ट लाइन को गार्ड करने का जो टास्क है वो दे दिया गया कोस्ट गार्ड को, राइट फ्रॉम द कोस्ट लाइन। हाउएवर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी की, वो इंडियन नेवी के पास तो रहेगी। जो कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरीज जो है उनको डायरेक्ट किया गया टू एक्सपेडिएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रूव्ड कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम। उनको बोला गया कि भाई जो कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम हमने बनाई है उसको अपने स्टेट्स पे लागू करें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और अपनी कोस्टल पुलिस स्टेशन, चेक पोस्ट और आउटपोस्ट भी वहाँ पर बनाए। कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को ये भी डायरेक्ट किया गया कि वो इमीडिएटली कोस्टल पेट्रोलिंग भी शुरू कर दे, लोकली फिशर बोट को हायर करके या ट्रॉलर्स को हायर करके। कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को ये भी डायरेक्ट किया गया कि वो वल्नरेबिलिटी या गैप्स एनालिसिस करे और उनके कोस्ट के एरिया में अपने कोस्ट गार्ड के कंसल्टेंसी को लेकर कि भाई वहाँ पर क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या गैप्स रह गई है, क्या कमियाँ हैं, तो उन सबको पूरा करिए। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसने भी डायरेक्ट किया ताकि स्ट्रीमलाइन हो पाए अलग अलग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जैसे कि जितने भी टाइप्स ऑफ वेसल्स वहाँ पर है, जैसे कि फ़िशिंग, नॉन फिशिंग वेसल्स, बोट्स वहाँ पर तैर, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए ताकि कोई इलीगल तरीके से वहाँ पर ना घूमे। उसके अलावा आई कार्ड इशू करना, जितने भी मछुआरे हैं, फिशरमैन से, उनको या तो जो कोस्टल विलेज है जहाँ पे जो कोस्टल विलेज की पॉपुलेशन है उन सबको एक आई कार्ड इशू करना, ताकि काउंटिंग में रहे कि भाई हाँ ये लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड आईडी कार्ड वाले हैं, इसके अलावा बाहर का कोई और नहीं है। अगर दिखता है बाहर का तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होती है। लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो कौन कौन से एक्ट्स हमारे पास है टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए। फर्स्ट है टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्ट एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट और टाडा एक्ट। तो टाडा एक्ट जो था वो एंटी टेररिज्म लॉ था विच वॉज इन फोर्स बिटवीन 1985 टू 1995। 1985 से 1995 तक वो था। 1987 के अंदर बीच में मॉडिफाई भी हुआ था, जो पंजाब के अंदर जो इंसर्जेंसी हुआ था उसको देखकर, और बाद में पूरे कंट्री में ही अप्लाई किया गया था। इट वॉज अलाउड टू लैप्स इन 1995। बाद में इसको 95 के अंदर ख़त्म कर दिया था क्योंकि वाइड स्प्रेड एलिगेशन हुए थे उसके अब्यूज़ के, यानी कि टाडा का मिसयूज़ होने लगा था। संजू मूवी में आपने देखा होगा। इट वॉज द फर्स्ट एंटी टेररिज्म लॉ, ये पहला एंटी टेररिज्म लॉ था जो सरकार ने बनाया था टेररिस्ट एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए। उसके बाद आया था द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, जिसको हम पोटा एक्ट भी बोलते हैं। तो ये भी एंटी टेररिज्म लेजिस्लेशन एक्ट था जो इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया था 2002 में, बट ऑब्वियसली 2001 के अंदर पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उसके बाद ये पोटा एक्ट बनाया था। सेवरल टेररिस्ट अटैक हुए थे, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए बनाया था, लेकिन बाद में पोटा को भी ख़त्म कर दिया था क्योंकि उसका भी मिसयूज़ होने लगा था। 26/11 के बाद क्या चेंजेस आए? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए अमेंडमेंट किया गया। अब यूएपीए क्या है ये वाला एक्ट? इट इज़ एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द मोर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटी। जितने भी अनलॉफुल एक्टिविटी है उसको ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से प्रिवेंट करने के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल का हो या किसी एसोसिएशन का हो या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी क्यों ना हो, उन सबको ख़त्म करने के लिए या तो एक्शन लेने के लिए उनके अगेंस्ट में ये बनाया गया। एंड फॉर मास और एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड वेरिन। इसके अलावा एडिशनल पावर भी देती है कोर्ट को ये वाला एक्ट, यूएपीए एक्ट, ताकि कोर्ट प्रोवाइड कर सके अटैचमेंट को या तो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी को, यानी कि जितना भी नुकसान है, सपोज फेक करेंसी की बात करें तो कितने अमाउंट की फेक करेंसी है उसकी भरपाई करने के लिए,
या तो कितने अमाउंट का ऑफेंस इन्वॉल्व है, या कितने वैल्यू का टेररिज्म प्रोसीड हुआ है, तो उस ऑफेंस के अंदर, तो इन सब की भरपाई करने के लिए कोर्ट्स को पावर दिया है कि इसकी जो वसूली है वो इन लोगों से कर सके। फिर बना NIA एक्ट 2008 और स्पेशल NIA कोड बना। इट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन दिसंबर 2008। इस एक्ट के मुताबिक NIA कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है, हमने पढ़ा था NIA के बारे में अभी, जो एम्पावर करता है स्टेट को, सेंटर को, ताकि वो टेररिस्ट अटैक किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में हुआ उसको प्रोब करे। उसके अलावा कोई भी ऑफेंस इंक्लूडिंग सॉवरिटी या इंटीग्रिटी को चैलेंज हो रहा है इंडिया के, उसके अगेंस्ट में भी ये इन्वेस्टिगेशन करे। बॉम्ब ब्लास्ट, हाईजैकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड अटैक्स ऑन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन टेररिज्म देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन हम किस तरह से करते हैं, अलग अलग लेवल पर। बायलेटरल तरीके से करते हैं, मल्टीलेटरल इनिशिएटिव लेते हैं। बायलेटरल यानी कि वन कंट्री टू विद अनदर, जैसे कि इंडिया इसराइल बात कर रहा है टेररिस्ट को लड़ने के लिए, इंडिया US बात कर रहा है। सिमिलर तरीके से मल्टीलेटरल इनिशिएटिव भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, वहाँ पे भी टेररिस्ट को लेकर बात होती है। अलग अलग आसियान, सार्क वगैरह में भी हम टेररिस्ट को लेकर बात कर सकते हैं। फिर जॉइंट लीगल असिस्टेंस ट्रीटी भी बना सकते हैं, संधि भी बना सकते हैं अलग अलग देश मिलकर। जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी बना सकता है ताकि टेररिस्ट को काउंटर कर सके। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर NCTC, तो ये क्या है? ये जो कंसेप्ट है 26/11 हमले के बाद लाया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। NCTC को कंसीव्ड किया गया था उस समय के होम मिनिस्टर P चिदम्बरम के द्वारा, और उसको बोला गया, उन्होंने बोला कि ये जो NCTC है वो एपेक्स बॉडी होगी, एक सिंगल इफेक्टिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल होगा। जितने भी काउंटर टेररिस्ट मेजर्स हो रहे हैं इंडिया के अंदर, उसका ये सिंगल इफेक्टिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल होगा। ये अमेरिका और ब्रिटिश बॉडीज़ के लाइन पर बना गया। वहाँ पे भी इस तरह का ये NCTC तरह के वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उस अमेरिका और ब्रिटिश के मॉडल को लेकर ये बनाया गया था। NCTC को IB के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर रखा गया। NCTC विल डिराइव इट्स पावर फ्रॉम UAPA एक्ट। NCTC को अपना पावर UAPA एक्ट से मिलेगा, यानी कि UAPA एक्ट के अंदर जो भी बातें की गई और उसका उल्लंघन हो रहा है तो NCTC वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन ये NCTC इफेक्ट में नहीं आया, यानी कि ये खारिज हो गया था। कई सारे ऑपोजिशन हुए थे ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा और ये खत्म हो गया था। तो क्यों, इसमें ऐसा क्या था? तो व्हाट विल NCTC डू? तो पहले हम लोग देख लेते NCTC क्या करने वाला था और बाद में ऑपोजिशन क्यों हुआ था। NCTC के पास पावर होगा कि वो कंडक्ट कर सके सर्च को या किसी को भी अरेस्ट कर सके इंडिया के किसी भी पार्ट में। इट विल कलेक्ट, कोलेक्ट एंड डिसमिनेट डेटा ऑन टेररिज्म, और उसके साथ साथ डेटाबेस को भी मेंटेन रखेगा टेररिस्ट को लेकर, और उनके एसोसिएटेड जो भी है इंक्लूडिंग देयर फैमिली, उनका भी डेटाबेस ये ले, उसका पावर इनको देने की बात हो रही थी। इन शॉर्ट NCTC जो है वो सिंगल और इफेक्टिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल के तौर पर सर्व करने वाला था, और कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द काउंटर टेररिज्म मेजर्स के तौर पे भी काम करने वाला था। अब प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। NCTC में क्या प्रॉब्लम्स थी? व्हाट इज द प्रॉब्लम्स विद NCTC? सो NCTC वाज टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम मार्च 2012, लेकिन वो लॉन्च नहीं हुआ था। अपोजिशन पार्टी के द्वारा अपोज किया गया था। नॉन कांग्रेस सरकार के चीफ मिनिस्टर्स ने अलग अलग स्टेट के NCTC को अपोज किया था, ये बता करके ये फेडरल स्ट्रक्चर को हानि पहुंचाएगा। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की, यानी कि सिक्योरिटी एंड पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपको इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना है तो स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन NCTC उसको फॉलो नहीं कर रहा था। ये NCTC क्या बोल रहा था, हमने अभी देखा कि डायरेक्टली इसके पास पावर होगा कि अरेस्ट और सर्च कर सके किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अपोज किया था, स्पेशली वो जो नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर वाली थी। उसके अलावा ये भी बताया गया कि ये ओवरलैप कर रहा है NIA के साथ। NIA जो एस्टेब्लिश हो चुका था 26/11 के बाद, यही सरकार ने एस्टेब्लिश किया था। तो इनका कहना था कि अगर नया NCTC एस्टेब्लिश हो गया तो ब्यूरोक्रेटिक टेंगल लेकर आ जाएगा इंटेलिजेंस शेयरिंग या काउंटर टेररिज्म को लेकर। कंफ्यूजन हो जाएगा सबके बीच में कि भाई कौन
एग्जैक्टली किसका काम कर रहा है। बट चिदम्बरम ने ये इंश्योर किया था, एश्योर किया था अपनी स्पीच के अंदर कि जो एनआईए है वो प्रेडिसेसर रहेगा एनसीटीसी का, यानी कि इसके ऊपर ही रहेगा, या क्योंकि ये पहले आया था। सो अगर एनसीटीसी अगर ऑपरेशन में आ जाता है तो एनआईए भी अपनी तरीके से काम करेगा और इट विल बी सबमर्ज इनटू एनसीटीसी, या तो उसको हम सबमर्ज कर देंगे एनसीटीसी के साथ। इस तरह से चिदम्बरम ने बोला था, लेकिन ये बाद में खारिज हो गया था और काफ़ी सारा अपोजिशन आया था उसके बाद, बिकॉज वी ऑलरेडी हैविंग एनआईए। और क्या क्या प्रॉब्लम थी तो देख लेते हैं। पावर टू अरेस्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग स्टेट गवर्नमेंट। तो जो नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर्स थे उन्होंने ये बोला कि एनसीटीसी के पास पावर है, आपने एम्पावर किया है कि वो सर्च अरेस्ट कर सके किसी भी लोगों को विदाउट इन्फॉर्मिंग द स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस या एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो उस पूरे लूप में काम कर रहा है। तो स्टेट्स ने इसको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि से फॉर एग्जाम्पल कोई सस्पेक्ट जो टेररिस्ट है वो किसी स्टेट के अंदर बैठा है, तो जो ऑफिशियल्स है एनसीटीसी के उनके पास पूरा राइट है कि उस स्टेट के अंदर वो जाए और उसको पकड़े, और विदाउट इन्फॉर्मिंग द स्टेट मशीनरी, और उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ वो डील कर रहा है अंडर दिस लॉ। तो जो स्टेट का रोल है वो रिडंडेंट बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इस पावर से, ठीक है। और स्टेट वुड हैव नो से, स्टेट के पास कोई बोलने का अधिकार नहीं रहेगा, ना ही उनके पास कोई रोल रहेगा टू फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म। और ये स्टेट के राइट एंड प्रिविलेजेस को उल्लंघन कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है। इस फियर को कर्व करने के लिए होम मिनिस्टर्स ने अपने रूल्स को ऑल्टर्ड किया। अभी क्या बोला कि जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स है सारे स्टेट्स के अंदर, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड द चीफ ऑफ एंटी टेरर और स्क्वाड्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, वो मेंबर रहेंगे स्टैंडिंग काउंसिल के एनसीटीसी के, और उनको इन्फॉर्म किया जाएगा एनसीटीसी कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट करती है उनके स्टेट्स में उससे पहले। और होम मिनिस्ट्री ने ये भी एश्योर्ड किया स्टेट गवर्नमेंट को कि एनसीटीसी जो है विल नाउ बी एबल टू कैरी आउट एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, कि भी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हर कोई केस में नहीं आएंगे। तो ये एश्योरेंस भी दिया था होम मिनिस्टर्स के द्वारा। तो प्रेजेंट स्टेटस क्या है? आफ्टर प्रणब बिका प्रेसिडेंट, प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंट बन गए थे, चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे और सुशील कुमार शिंदे होम मिनिस्टर बन गए थे नई सरकार के अंदर। लेकिन सुशील कुमार शिंदे ने अपनी फर्स्ट पब्लिक स्पीच के अंदर कहीं पे भी एनसीटीसी के बारे में जिक्र नहीं किया था, ना ही नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में जिक्र किया था। उसका मतलब होम मिनिस्ट्री ने ये आइडिया को खत्म कर दिया, बैक बर्नर पे रख दिया, यानी कि ये अभी आगे लेकर नहीं आने वाले, या तो शायद वो कोल स्कैम फायर में बिजी रहे होंगे उस समय पर। आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, किस लेवल पर प्रिपरेशन होनी चाहिए और क्या प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। तो जो एंटी टेररिस्ट एजेंसी है उनके 4 मेजर रोल है। फर्स्ट, इंटेलिजेंस गैदरिंग, ये स्टेट पुलिस के द्वारा किया जाता है एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा भी। नेट ग्रिड और मैक जो 26/11 के बाद क्रिएट हुए वो बहुत ही यूज़फुल है और एडिशनल मदद भी कर रहा है इन सब के अंदर। इन्फॉर्मेशन और वाइटल इनपुट्स भी ये लोग मिल रहे हैं यहाँ से, जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पासपोर्ट और वीज़ा रिलेटेड क्राइम्स, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ फेक करेंसीज एट्सेट्रा फ्रॉम अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा भी यहाँ से यह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और कोप अप किया जाता है ताकि एक कनेक्टेड तरीके से लार्जर टेरर प्लॉट या टेररिस्ट के अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन गैदरिंग ले पाए। सो इंटेलिजेंस गैदरिंग कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? ट्रेनिंग एंड ऑपरेशन। सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग इन्फॉर्मेशन लेकर तो कुछ होगा नहीं, ट्रेनिंग और ऑपरेशन भी होना चाहिए। तो जो स्टेट पुलिस की जो कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड है एज फार एज ट्रेनिंग या इक्विपमेंट को कंसर्न करे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी ने कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू किया ओवर द लास्ट 5 years, बट देर इज स्कोप टू इम्प्रूव इट फर्दर, लेकिन उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है क्योंकि जो पुलिस है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, उनको अच्छे से ट्रेनिंग और मॉडर्नाइज करने की बात बनती है यहाँ पर। और हमने इस सरकार ने ड्राफ्ट भी बनाया मॉडर्नाइजेशन ऑफ
पुलिस के नाम पर। तो ये ड्राफ्ट देखते हैं आगे किस तरह से काम करता है या एक्ट बनता है और किस तरह से पुलिस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। फिर बारी आती है इन्वेस्टिगेशन की। इन्फॉर्मेशन मिल गई, ट्रेनिंग हो गई, अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। तो एनआईए का जो क्रिएशन है वो वेलकम स्टेप है इस मामले को लेकर, और ये अभी भी काम कर रही है। अगर हम देखें इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटीज़ को लेकर स्टेट पुलिस की, तो वहाँ पर अभी भी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। ऑल्सो अगर एक सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेट करती है सारे टेररिस्ट केस को विच आर ऑलरेडी इंटरलिंक्ड, जो ऑलरेडी इंटरलिंक्ड है और अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में ऑकर हो रही है, तो इन्वेस्टिगेशन विल बी फार बेटर। तो इन्वेस्टिगेशन फार बेटर तरीके से भी हो सकती है, यानी कि स्टेट पुलिस को अच्छे से कैपेबिलिटी को उनको इम्प्रूव करना है, और सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेशंस जितने भी है वो भी अच्छे से इंटरलिंक्ड तरीके से काम करे, अलग अलग नहीं इंटरलिंक्ड तरीके से। इसलिए शायद हमने नाइट ग्रिड और मैक जैसी चीज़ें बनाई है। फिर आती है प्रोसिक्यूशन। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, प्रोसिक्यूशन यानी कि पकड़े जाने के बाद किस तरह से केस चलेगा, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि कोर्ट और कचहरी के चक्कर, तो बहुत ही स्लगिश है और कई सारा टाइम लेती है प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को लेकर। सो वहाँ पर टाइम बाउंड जस्टिस सिस्टम होना चाहिए, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए ताकि क्विक डिस्पोजल हो टेररिस्ट केसेस को लेकर। जो कसाब अजमल कसाब पकड़ा गया मुंबई टेरर अटैक में, उसको भी देखो कितने साल के बाद फांसी उसको दी गई, रोज़ का उसका करोड़ों का खर्चा होता था मेंटेन करने को लेकर। तो ये हमको दिखाता है कि कितना पुअर है हमारा जस्टिस सिस्टम इंडिया के अंदर। सो वी नीड टू इम्प्रूव अ लॉट इन दिस डायरेक्शन। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड, हमको क्या और करना चाहिए। अलग अलग लेवल पर हम बात करते हैं, पॉलिटिकल, लीगल, पुलिस, मीडिया और पब्लिक, इन सब का कुछ ना कुछ रोल है। पॉलिटिकली हम बात करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग नेशनल पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए ताकि वो नेशनल इंटरेस्ट पर बात करे, नेशनल इंटरेस्ट उसके लिए सुप्रीम हो और नेशनल इंटरेस्ट पे ही वो काम करे। और मैनी थिंग्स आर नॉन नेगोशिएबल, और कुछ चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हो यानी कि नेगोशिएबल नहीं होगा, और ये स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, यानी कि पॉलिटिकल विल अच्छी होनी चाहिए। अगर ये अटैक हुआ तो इसकी सज़ा तुरंत ही और बेहतर तरीके से मिलनी चाहिए ताकि जिसका भी नुकसान हुआ वो सेटिस्फाइड तरीके से आनंद ले पाए। तो पॉलिटिकल विल यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तीसरा, लीगल एस्पेक्ट्स, स्ट्रिंजेंट रूल्स या एक्ट हमारे पास होने चाहिए टेररिस्ट के अगेंस्ट में, और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होना चाहिए ताकि हम लोग जजमेंट विद इन 3 to 4 months डिलीवर कर सकें। पुलिस के पास लिमिटेड पावर है टेररिस्ट के अगेंस्ट में, और यूजुअली जो लॉ अगेंस्ट टेररिज्म है आर नॉट वेरी डिफरेंट देन द लॉ अगेंस्ट क्राइम। तो जो लॉ अगेंस्ट क्राइम वो डिफरेंट नहीं है लॉ अगेंस्ट टेररिज्म, जो लॉ अगेंस्ट टेररिज्म है वो इतना डिफरेंट नहीं है लॉ अगेंस्ट क्राइम के मुकाबले में, यानी कि थोड़ा उसको स्ट्रिंजेंट और थोड़ा सख्त होना चाहिए था। अब क्राइम और टेररिज्म दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। नॉर्मल क्राइम्स और टेररिज्म में काफ़ी अंतर रहता है। किस तरह से, यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर डिटेंशन पावर है, ये 24 घंटे ही है दोनों केस में, अगर टेररिज्म एक्टिविटी हुई है, कोई भी क्राइम दूसरा हुआ हो। ऑल्सो समटाइम्स देयर इज़ अ नीड टू कैरी आउट नेशन वाइड ऑपरेशन, नेशन वाइड ऑपरेशन भी होना चाहिए आफ्टर अरेस्ट ऑफ टेररिस्ट, कि भाई और कुछ रह तो नहीं गया और पीछे शोध होनी चाहिए, विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू प्रोसीड टू प्रोड्यूस द टेररिस्ट इन द कोर्ट, जो बाद में डिफ़िकल्ट बना देती है टेररिस्ट को कोर्ट के अगेंस्ट में प्रेजेंट करने के लिए। यानी कि एक बार कोर्ट के पास टेररिस्ट पहुंच जाता है अरेस्ट होने के बाद, तो नेशनल वाइड जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो बाद में फीकी पड़ जाती है। तो वी नीड टू इवॉल्व अ प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमको एक इवॉल्व करना है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, जिससे टेररिस्ट को ट्राइड किया जाए, कन्विक्टेड किया जाए, यानी कि उसका जो मैटर है 3-4 महीने के अंदर ख़त्म करके, जब तक लोगों के दिमाग में ये मेमोरी रहती है। अब हमको भूलने की आदत जल्दी है, ठीक है, हम लोग भूल जाते हैं काफ़ी सारी बड़ी बड़ी घटनाएं भी। तो जब तक लोगों के दिमाग में हो तब तक ही वो केस का निवारण हो जाए, तो लोगों के अंदर भी सेटिस्फेक्शन की भावना हो कि नहीं, हमारे सरकार और हमारा डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहा है और टेररिस्ट को उनकी सज़ा मिली है। अब कई साल बाद में मिलती है तो उतना बाद में जोश नहीं रहता। नेक्स्ट इज पुलिस। स्टेट पुलिस को मजबूत करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी और उनको मॉडर्न इक्विपमेंट भी देना पड़ेगा सर्वेलेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑपरेशन को लेकर, क्योंकि ये अभी नीड ऑफ एन आवर है। So we need to have modern scientific forensic laboratories also in the state police departments.
ताकि जांच पड़ताल हो पाए। मीडिया का क्या रोल है? तो मीडिया का रोल भी काफ़ी क्रूशल है इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। मीडिया को ऑफन इंडल्ज किया जाता है नीडलेस डिबेट के अंदर, यानी कि मीडिया हमेशा नीडलेस डिबेट्स के अंदर इंडल्ज रहती है इस तरह के इश्यूज को लेकर। तो होता क्या है, मीडिया अननेसेसरीली डिबेट पे इन्वॉल्व हो जाती है, जो नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से खतरे में है, अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर डिबेट ऑलवेज वेलकम है, लेकिन कुछ ऐसे इशू है जिस पर डिबेट नहीं होना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि जो मीडिया है वो ह्यूमन राइट्स ऑफ टेररिस्ट को लेकर डिस्कस कर रही है, बजाय ये नहीं देख रही कि ह्यूमन राइट्स ऑफ विक्टिम्स का क्या होगा। इससे क्या होता है, टेररिस्ट को बढ़ावा मिलता है, उनको प्रोत्साहन मिलता है कि भाई इस तरीके से आप एक्टिविटी और करें, बिकॉज यहाँ की मीडिया हमारे हित में काम कर रही है। तो मीडिया का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहका सकती है लोगों को और टेररिस्ट को सपोर्ट कर सकती है। लास्ट में पब्लिक पॉलिटिक्स एक्ट पुलिस मीडिया तो अपनी ओर से काम करेगी, आपका भी काफ़ी सारा रोल है। तो जनरल पब्लिक एजुकेटेड होनी चाहिए ताकि वो एविल डिज़ाइंस के बारे में पता रखे हमारे नेबर कंट्रीज़ को लेकर, और जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो इंटर रिलीजियस हार्मनी यानी कि भाईचारे से रहे और शांति से एक दूसरे के साथ काम करे। एक दूसरे के खिलाफ हेटरनेस होगी तो ये लोग जो आतंकवादी संगठन है या पड़ोसी देश है वो अपना ही फ़ायदा उठाएगी और हमारा ही नुकसान होगा। तो ये हमें समझना चाहिए। हम लोग एक देश में रहते हैं तो एक साथ मिलकर शांति से रहना चाहिए। सो आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने देखा टेररिज्म को लेकर, टेररिज्म क्या होता है, डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके अलावा कितने आतंकवादी संगठन हैं, कहाँ कहाँ पर वो काम करते हैं, किस तरह से अटैक्स हुए थे, कहाँ कहाँ पर अटैक्स हुए थे, फिर 2008 के पहले 2008 के बाद क्या क्या चीज़ें आई, कौन कौन से एजेंसीज हमने बनाई, कौन से एक्ट हमारे पास है, और उन सब के अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आंसर के लिए होता है कि क्या क्या लेवल ऑफ प्रिपरेशन है और क्या हम आगे कर सकते हैं वे फॉरवर्ड, ये भी हमने डिस्कस किया। तो ये सारा आपको आंसर्स में काफ़ी मदद मिलेगा। और कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।